वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग विद फराह। आज हम मिल रहे हैं प्रोफेसर अली मलिक से। प्रोफेसर अली मलिक जो हैं हर्बलिस्ट हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि जोड़ों की दर्द और इससे जुड़े हुए जो मसाइल हैं इनसे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, डाइट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हम ऐड करें और कौन सी ऐसी कुछ हर्बल टिप्स हैं कि जिससे हम बच भी सकते हैं और फिर इनको हेल्प भी हम कर सकते हैं कि अगर हम इस मसले का शिकार हो चुके हैं तो क्या चीज़ें हमें फ़ायदा देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, एज अ हर्बलिस्ट, एक हकीम होने के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल में जोड़ों के दर्द की वजूहात क्या हैं? और अगेन ये मसला भी अब ज़्यादा इतना कॉमन हो गया है कि मैं देख रही हूँ कि 60-70 साल की उम्र के सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ख़ास तौर पे बेचारे जो हैं वो जोड़ों की दर्द की और ख़ास तौर पे टांगों की, घुटनों की और घुटनों से नीचे की जो टांगों की कमज़ोरी है उसके मसले का शिकार है। आप 60-70 की बात कर रही हैं। नाउ दिस फिगर हैज़ बीन डिक्रीज ऑन 40s। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि मिड 40s के अंदर होते हैं और वो जॉइंट इश्यूज़ को लेकर चल रहे हैं। अच्छा। अब पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों होता है? सवाल ये। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा जवाब है, लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल किसे कहते हैं? किस बला का नाम है लाइफस्टाइल? किस बला का नाम है लाइफस्टाइल? सुबह से शाम तक कुर्सी पे बैठे रहना, अब हमने एक्सरसाइज ना कुर्सी करना। पे बैठेंगे ना, क्या करें? हाँ, तो कुछ टाइम एक्सरसाइज के लिए भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है। सुबह आप उठें टाइम से, जिम जाएं, अगर जिम नहीं जा सकते हैं पार्क चले जाएं, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने कमरे में ही 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को मूव तो करें। सही। अब जब तक आप बॉडी को मूवमेंट नहीं देंगे, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के जो हार्मोन्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, वो ही प्रोडक्शन नहीं उनकी शुरू होगी तो आपकी बॉडी किस तरह से एक्टिवेट होगी। तो सिर्फ एक्सरसाइज ही मसला है? एक्सरसाइज पहला मसला है। ठीक है। दूसरा दूसरा मसला, जो हम ग़िज़ा होटलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई छोटी सी बात नहीं होती है, पिज़्ज़ा ले आओ जी। मैंने ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग देखे हैं जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स की एज में चले जाएं, हाँ फूफी, खाला, वो लोग तो बेचारों ने इस तरह की कोई काम नहीं किए हुए। बट वो ओल्ड एज की बात हो रही है ना। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मिड 40s के अंदर इस वक्त घुटने लेकर मेरे पास आ रहे होते हैं, झुके होते हैं कि जी मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी टखने के अंदर दर्द निकल आया है, मेरे कूल्हे के अंदर दर्द है, मेरी कमर में दर्द रहता है। सही। तो इस तरह के केसेस क्यों हो रहे हैं? ठीक है। अब क्यों ज़्यादा आ रहा है? पहले भी तो बूढ़ों को घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता ही था ना। नहीं होता था, यही तो मसला है। मैंने तो कम होता था, लेकिन होता था। हाँ, कम ठीक होता है, अब ज़्यादा हो गया है बूढ़ों में भी और नौजवानों में भी। ठीक है। नौजवान नहीं, हो हम गया। अधेड़ उम्र लोगों की बात कर लेते हैं। नहीं, 40 को तो हमें नौजवान, जवान, हाँ, नौजवान जवान की नहीं, कैटेगरी जवान में, की हाँ, जवान की कैटेगरी रखना में हम पड़ेगा। रखते हैं हाँ। उसको। तो बात ये है कि अब जरा सी देखिए, बात गवर्नमेंट ने एक रिटायरमेंट उम्र रखी हुई है ना, 60। हाँ, एग्जैक्टली। तो 60 साल की उम्र तक आपको जवानी के उसमें रहना चाहिए, जो मुझे लगता है 60 के बाद आप ऑफिशियली बुढ़ापे में एंटर हो गए हैं। हाँ, जिसे इसीलिए सठिया जाना आपको- भी कहते हाँ, हैं। नहीं, इसीलिए आपको रिटायर भी किया गया। तो ठीक उसके है। बाद आप मतलब अब शिकायत हो अगर आपको बुढ़ापे की छोटी मोटी तो चले समझ में आता है। उससे पहले जो बंदा अपने आप को बूढ़ा कहता है, मुझे तो समझ नहीं आती। किसी को भी समझ नहीं आती, लेकिन बूढ़ा कहने वाले को आ रही होती है। अच्छा, क्योंकि अंदर का हाल तो वही जानता है। अच्छा, ठीक है। या फिर वो जिस डॉक्टर के पास, जिस फिजिशियन के पास जाता है उसको पता होता है। वो है ना, बड़ा शेर अच्छा है, कोई कवे पीड़ लके दी, कोई आखे चुक, गल है मोहम्मद बख्शा विचों गई है मुक। विचों गई है मुक। तो वो जो विचों गई है मुक, उसकी आप एक्सप्लेनेशन कर। वो होता है ना कि कन्ना दंदा अखियां सब ना दिती हार, वेख फरीदा छड़ गए मुड कदीमी यार। हाँ। ठीक है, तो ये बुढ़ापे की बातें हैं, ठीक है। लेकिन जवानी में तो ऐसा नहीं होता ना। ठीक है। जवानी में तो ये सारी चीज़ें कायम हैं, आपके साथ हैं, ये तो साथ नहीं छोड़ना दूसरा चाहिए। फैक्टर हो गया हमारा डाइट। हमारा डाइट के अंदर हमने फास्ट फूड को जितना अपने करीब कर लिया है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर थर्ड आ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल डेटोरिएशन का प्रोसेस है। सही। जिसे आप मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिज्म आजकल हर बंदे को पता है मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, इसके दो पोर्शंस हुआ करते हैं। एक को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और एक को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म वो है जो हमारे जिस्म के अंदर तामीरी जितने भी काम हैं, जितने भी रिपेयरिंग्स हैं, हीलिंग है, उस तमाम को अंजाम दे रहा हो। ठीक है। जबकि कैटाबॉलिज्म वो है जो तोड़ फोड़ का काम कर रहा है, जो डिटोरिएशन का काम कर रहा है, जो पुराने सेल्स को ख़त्म कर रहा है, उसको दोबारा से ब्रेक डाउन उसका दे रहा है। तो ये दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ साथ इक्वली चल रहे होते हैं। ठीक है। जब किसी भी वजह से
उसके भी फैक्टर्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। जब किसी भी वजह से इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है, लाइक एनाबॉलिज्म स्लो हो गया, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बॉडी के अंदर डिटोरिएशन शुरू हो जाती है ज़्यादा। ठीक है। और ये क्यों होता है? जी मैं उसी तरफ आता हूँ। जो रिपेयरिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है बेसिकली। जो बॉडी की अपनी इननेट हीलिंग एबिलिटीज वो ज़्यादा हो गई और मुरम्मत कम हो गई। ठीक है, ठीक है। अब मकान वो सीधा होना शुरू हो गया, ये बॉडी वो सीधा होना शुरू हो गई। जो सबसे पहली अलामत हमारे सामने आती है उसमें, वो फिर जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है, जो नरम हड्डी होती है, और उसके अलावा जो साइनोवियल फ्लूइड है जिसकी वजह से लुब्रिकेशन हो रही है जॉइंट्स की, उसका कम हो जाना है। ठीक है, क्योंकि ये मुसलसल हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म के ज़रिए बनती चली जा रही होती है। ठीक है, ठीक है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि पैदाइश से लेकर, बल्कि पैदाइश प्रीनेटल टाइम से लेकर डेथ तक चलता रहता है। जब भी इसमें कमी आती है कहीं पर, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर पेन्स की सूरत में अलार्म्स जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब उसको टाइम पर अगर देख लिया जाए तो बेस्ट कैसे है। देखें, क्या करें? एक तो ये कि आपने बताया एक्सरसाइज करें, दूसरा ये कि हम डाइट जो है अपनी वो ऑर्गेनिक और नेचुरल करें, एग्जैक्टली, जंक फूड निकालें। इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा? और अगर ये होना शुरू हो गया है तो फिर कैसे इसे ट्रीट करेंगे? पहले हम प्रिवेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, लाजिमी बात है जो आपने बात की कि 60 साल तक तो जवान रहना चाहिए ना। 60 साल के बाद ऑफिशियली चलो गवर्नमेंट ने भी उसे बूढ़ा कह दिया, हम भी कह देंगे, हम भी मान लेंगे, बट उससे पहले तो उसे जवान रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग हमें जवान नज़र आते हैं जी। ख़ास तौर पे जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, अगर हम उनको देखें रिटायर्ड ख़ास तौर पे आज भी, तो वो बड़े एक्टिव हमें नज़र आ रहे होते हैं। क्यों? अगर हम उनका सुबह से रात तक की रूटीन देखते हैं, वो बड़ी मज़े की है। हर चीज़ का टाइम है। लाइक नाश्ता करना है उसके लिए स्पेसिफिक टाइम है, खाना खाना है वो भी टाइम पर है, भले वो लंच है भले वो डिनर है। एक्सरसाइज प्रॉपर टाइम डेली उन्होंने देना ही देना है अपनी एक्सरसाइज को। वॉक उन्होंने करनी ही करनी है, कुछ हो जाए उन्होंने सोना ही नहीं है अपने वॉक को पूरा किए बगैर। नमाज के ऊपर उनकी पाबंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आती है हमें। नमाज इटसेल्फ एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है जो हमारे बॉडी के तमाम जॉइंट्स, जितने भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, उन तमाम को एक स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर लेकर आती है। ठीक है। तो नमाज की पाबंदी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बल्कि कमर दर्द के मरीज़ों को मैं अक्सर एडवाइस करता होता हूँ कि आप नमाज की पाबंदी हर सूरत करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, हमें हुक्म दिया कि अपने रकू और सजूद को लंबा करो। तो वो लंबा करने का मतलब ये है कि आपने कमर को पूरी लंबाई के अंदर खोल देना है, स्ट्रेच दे देना है, रादर देन के आप जो है वो पूरा एक एक मिनट सजदे में रहें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करीम के आगे जितना ज़्यादा हम सजदा रेज हों उतना ही अच्छा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रॉपर पॉस्चर गाइड किया कि जब आप रुकू कर रहे हैं तो कैसे अपनी कमर को स्ट्रेट करना है। जब आप उसको स्ट्रेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी वर्टिब्रास हैं, जितने भी मोरे हैं, वो स्ट्रेच होते चले जाएंगे। ठीक है। उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, उनके अंदर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो सकेगा, आप कमर दर्द में मुब्तला ही नहीं होंगे। सही। सजदे में जिस वक्त आप लंबा सजदा कर रहे हैं, अपनी कमर को पूरा स्ट्रेच करके सजदा कर रहे हैं, तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस हो रहा है। आपका पेल्विस ओपन हो रहा है उसके अंदर। ठीक है। कमर दर्द, लोअर बैक पेन नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से जॉइंट्स हैं, जब आप रुकू कर रहे हैं आप अपने घुटने को पीछे की तरफ पुश दे रहे हैं, यानी उसकी जो मैक्सिमम रेंज है ओपन होने की, एक्सटेंशन जिसको हम बोलते हैं, आप उस एक्सटेंशन को मैक्सिमम रेंज पर एक्सटेंड कर रहे हैं पुश करके। गॉट इट। लेकिन इसके अलावा और क्या हमें करना पड़ेगा? क्या कुछ हमें ऐसे पोशंस हैं या हिकमत में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ या अद्वियात हैं कि जो इस मामले में इफ़ेक्टिव हो सकती हैं कि साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम ना होना शुरू हो, कार्टिलेज हेल्थ बेहतर रहे, कोलेजन बिल्डअप बॉडी में बेहतर रहे, ताकि हमें जोड़ों के मसले जो है ना हो, फिर आर्थराइटिस जैसे इश्यूज जो हैं ये हो जाते हैं, ये ना हो। आर्थराइटिस आपने स्पेसिफिक वर्ड जो यूज़ किया है, ये बेसिकली डिटोरिएशन ही है बोन्स की। ठीक है। बोन एंड्स की, स्पेसिफिकली जो जॉइंट्स जहाँ पे भी फॉर्म हो रहे हैं। अब आर्थराइटिस में बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है कि डीजनरेशन हो रही है बोन्स की। अब उसको डिले कैसे करें? इसने होना ही होना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसने एज के साथ होना ही है। अब उसको डिले करना है हमने बेसिकली। डिले करने के लिए हम सॉफ्ट डाइट के ऊपर रहें। सॉफ्ट डाइट से क्या मुराद है यहाँ पर? देसी घी का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का यूज़ करें,
खाने के अंदर मीट को किसी सूरत ना छोड़ें। मीट लाजमी जूस होना चाहिए आपकी डाइट का। मैं चिकन को मीट में नहीं गिनता। ठीक है, जो आजकल फॉर्म्ड फिशेस आ रही हैं, फॉर्म्ड पोल्ट्री भी और फॉर्म्ड जो फिशरी है, दोनों को मैं मीट में नहीं काउंट करता, क्योंकि वो सारे का सारा आर्टिफिशियल है, वो सारे का सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, यानी नेचुरल डाइट लेंगे, देसी मुर्गा आप इस्तेमाल करें, गोश्त के लिए बहुत अच्छा है, मीट सोर्स के लिए बीफ बहुत अच्छी चीज़ है, मटन बहुत अच्छी चीज़ है। फिर वही बात आएगी कि जी बीफ खाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो एक्सरसाइज करें ना, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, ताकि उसको इजीली बॉडी ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है। फिर थर्ड, आप जिस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखें वो है लेंटिल्स। जब आप पकाते हैं तो उसको प्रेशर कुकर में मत पकाएं, उसको स्लो कुक करें और शोरबे वाली, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। जो बॉडी डायरेक्टली नहीं ब्रेक डाउन कर सकती, उसको हम बाहर ही ब्रेक डाउन करके बॉडी को दें। ठीक है। कोलेजन जो है वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब कमी होगी, उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो फिर उसे बाहर से चाहिए है। विटामिन डी बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल ने, हमारे सारा दिन एक कमरे के अंदर एसी के अंदर बैठने ने हमें इस चीज़ पर मजबूर कर दिया है कि हम बाहर से विटामिन D3 का वाइल लें और वो इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम जितना नेचर के करीब आते जाएंगे, हमारे ये प्रॉब्लम्स डिलेड होते जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ ये करना काफ़ी होगा? और अगर बात आ गई है इस पे कि दर्द होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो फिर क्या करना है? दर्द होना शुरू हो गया है, आपके पास किचन जाएं, सबसे पहला काम। मैं अमूमन कहता होता हूँ किचन इज़ योर फर्स्ट फार्मेसी। जी। हर घर की पहली फार्मेसी किचन है। जिंजर, टर्मेरिक, सिनेमन, सही, ठीक है, एनीसीड्स, दालचीनी, फ्लैक्स सीड्स, दालचीनी, अलसी, Exactly. अदरक, लहसुन, ये आपके किचन के अंदर पड़ी हुई चीज़ें हैं, आपको बाहर कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आप पहला काम क्या करें, अलसी 1 टेबल स्पून, उसको रात को पानी में सोक कर दें, नीम गर्म पानी लें, उसमें सोक कर दें, सुबह जो है वो 1 गिलास पानी और उस अलसी के साथ ही उसको मिक्स करके पी लें। चबा के अलसी को? चबाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली पी लें। अच्छा। वो जब पानी के अंदर मिक्स हो रहा होगा तो आप उसको लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सारी फ्लैक्सीड भी पी जाएंगे। लेकिन ये अलसी का पाउडर है कि साबित अलसी? साबित अलसी। अच्छा, ठीक है। पाउडर करने की भी ज़रूरत नहीं है, पाउडर करेंगे तो वो जेलेटिन उसमें से थोड़ा सा निकलेगा तो वो बिल्कुल जम सा जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपको स्पून से वो खाना पड़ेगा और वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, आजकल के नाजुक मिजाज लोग जो है वो नहीं खा पाते। ठीक है। तो मैंने बड़ा आसान सा ये सोल्यूशन दे दिया। ठीक है। फिर रोज़ाना अदरक, हल्दी कोशिश करें जब सीज़न आए तो फ्रेश हल्दी लेके घर में रख लें। सही। बाज़ार की पिसी हुई हल्दी पता नहीं बीच में कौन सी ईंटें पिसी होती हैं साथ में उन्होंने, वो रिजल्ट ही नहीं आता, वो पता ही नहीं चलता। हल्दी, टर्मेरिक इज़ प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब इन द वर्ल्ड। जी। पूरी दुनिया में हल्दी और अदरक, इन दोनों को मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर्स के तौर पर लिया जाता है। इवन इसको कंपेयर किया जाता है एनएसएड्स के साथ। जी, ठीक है। तो कितना कैसे इस्तेमाल करें? कितना कैसे इस्तेमाल किया जाए? सबसे आसान जो आपके लिए रूल ऑफ थंब एक बता रहा हूँ, जितना ये आपका थंब का पोर्शन है, यानी 1 इंच बाय 1 इंच का पोर्शन आप अदरक का ले लें और छिलके के साथ लीजिएगा, प्लीज़ छिलका उसका ज़ाया ना कर दीजिएगा। उसको आप बारीक बारीक चॉप कर लें, ठीक है, और नीम गर्म पानी के साथ उसको आप डायरेक्टली ले लें। चबा के उसे ले लें? च्यू ना करें, च्यू करना आजकल हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। जब आपने चॉप किया हुआ है ना, तो मतलब आप कूटा हुआ है, हाँ, चॉप कर लें आप उसको, ठीक है, या बारीक बारीक काटा हुआ है। कूटने से भी आपको जो है ना उसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा, क्योंकि ये पंजेंट होता है, बहुत ज़्यादा चिरपरा होता है, तो बाज़ लोग नहीं ले पाते, वो ज़ुबान के ऊपर उनको खारिश शुरू हो जाती है या चुभन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करें। हाँ, अगर फ्रेश हल्दी मिल गई है तो वो तो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। ठीक है। आपने 10 ग्राम्स हल्दी ले लेनी है फ्रेश, उसके साथ आपने 10 से 15 अदद जो है काली मिर्च के दाने ले लेने। ठीक है। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपने कहवा बना लेना। काली मिर्च का और काली मिर्च और हल्दी का आप कहवा बना लेंगे। हल्दी मतलब ऐसे ही फ्रेश लेंगे? अच्छा, काट के जैसे हम, हाँ, काट के जैसे उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लें, और इन दोनों चीज़ों का आप कहवा बना के
रोज़ाना रात को सोते वक्त ये लेना शुरू कर दें। जो अदरक है वो डेली नहीं लेनी, वो अल्टरनेट डेज के अंदर हमेशा लें। अगर आप डेली लेंगे तो क्या होगा कि ये चूँकि वार्मिंग इफेक्ट रखती है बॉडी के साथ, तो यूरिन बर्न की कंडीशन कुछ लोगों को देखने को मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी लेकिन कुछ लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इसको अल्टरनेट डेज में लेंगे तो ये टोटली सेफ है। इसको प्रेग्नेंट वीमेंस भी ले सकती हैं, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, हाइपरटेंसिव लोग भी ले सकते हैं, डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं। यानी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है कि हल्दी को आप ज़रा थोड़ा सा देसी घी में करके एंड देन उसमें दूध डाल के और उसको रात में पिएं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपने गोल्डन मिल्क का जिक्र किया, मैं आपको गोल्डन मिल्क का एक ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला देता हूँ जो कि बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स रखता है जिनको अभी घुटनों का दर्द स्टार्ट हुआ है। सही, ठीक है। ये स्टार्टिंग के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स रखता है। आप हल्दी पाउडर 100 ग्राम्स, ब्लैक पेपर पाउडर 10 ग्राम्स, दारचीनी सिनेमन पाउडर 50 ग्राम्स, फिर इसके अंदर काला ज़ीरा ब्लैक क्यूमिन, ठीक है, 50 ग्राम्स। ये चारों चीज़ें अच्छी तरह से ग्राइंड करके आपने रख लेनी है। ठीक है। 1 गिलास गरम दूध, उसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी और 1 टीस्पून ये मिक्सचर, ये पाउडर, ये डाल के तो मिक्स करके रात को पी लें। और अगर इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना है, हाइपरटेंसिव अगर नहीं है आप, ठीक है, तो फिर बीच में थोड़े से चंद धागे ज़ाफ़रान के ऐड कर लें। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है। इनिशियल फेज़ के अंदर तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर यू विल सी। और ये 1 हफ्ता लगातार पीना है? हाँ, ये 1 हफ्ता लगातार लेना है। ठीक है। ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके जोड़ों की मोबिलिटी पहले से बहुत बढ़ गई है। जो कटक कटक की आवाज़ें आ रही थी वो बहुत कम होना शुरू हो गई हैं, और जो पेन ख़ास तौर पे सुबह उठते हुए अकड़ाव मिलता है जोड़ों के अंदर, वो नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये आपने बताया ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ भी ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ ज़ाफ़रान ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। एक दफ़ा फिर ना इसका तरीका दोहरा दें। चलें, तरीका हम दोहरा लेते हैं। चलेंगे सेगमेंट। हल्दी 100 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, दारचीनी पाउडर 50 ग्राम, ठीक है। 3 चीज़ें हमारे पास ये हो गई। चौथी चीज़ हमने इसमें ऐड की थी काला ज़ीरा। ठीक है। काला ज़ीरा पाउडर? हाँ, काला ज़ीरा भी पाउडर फॉर्म में ही, ठीक है। ये चारों चीज़ें ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर हम ज़ाफ़रान ऐड करेंगे तो इसी की जो एनर्जी है वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। राइट। जो इसकी पोटेंसी है वो बहुत इफेक्टिवली इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही। कुछ और ऐड करना चाहें जोड़ों की हेल्थ के हवाले से? हाँ, अब मैं आता हूँ हर्ब्स हमारी कौन कौन सी हैं। ये तो हमने बात कर ली। शुरू से मैं पूछी जा रही हूँ, हर्ब्स कौन सी हैं? अच्छा जी, कौन सी हैं? किचन हर्ब्स की तो बात कर ली ना। अब हम बात करते हैं जो बाहर भागना पड़ेगा। हमारे लोगों की एक आदत है, जो घर से चीज़ मिल जाए उसकी अहमियत नहीं होती है। जिस चीज़ के ऊपर बाहर खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़े उसकी इंपॉर्टेंस होती है। उसके लिए कॉल्चिकम, इसको कहते हैं सुरंजा शीरी। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ है अश्वगंधा, असगंध नागूरी के नाम से आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। इनको क्या करें? तीसरी चीज़ इसमें असगंध पाउडर, असगंध पाउडर के साथ हल्दी पाउडर। ठीक है। चौथी चीज़ सौंठ पाउडर। अच्छा। ये 4 चीज़ें हैं। सौंठ, हल्दी, असगंध, अश्वगंधा जिसको आजकल बहुत ज़्यादा बज़ है, ठीक है, और कॉल्चिकम यानी सुरंजान शीरी। ठीक है। ठीक है। ये 4 अज्जा हैं इस नुस्खे के। अब इनके मैं आपको मेजरमेंट्स बता देता हूँ। ठीक है। 50 ग्राम्स सुरंजा शीरी लेंगे, ठीक है। 50 ग्राम्स ही हल्दी पाउडर और 50 ग्राम्स ही सौंठ पाउडर। जो असगंध है इसमें वो 100 ग्राम्स लेंगे, जिसे जो अश्वगंधा जिसको कह रहे हैं, ठीक है, वो 100 ग्राम्स लेंगे। ठीक है। और इन चारों चीज़ों का पाउडर करके अच्छी तरह से। अच्छा, अब पाउडर किस तरह करना है और कितना करना है? हमारे घरों में अमूमन एक होती है आम आटा छानने वाली छाननी, और एक होती है छलनी मैदा छानने वाली। तो इसको मैदा छानने वाली जो छलनी है उससे छानना है। ठीक है। यानी बहुत बारीक कर लेना है ताकि ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब जल्दी हो, ब्लड का हिस्सा जल्दी बने, और हमारे जो जॉइंट्स के अंदर रिसेप्टर्स हैं
उनको एक्टिवेट कर सके। और इसको सुबह शाम लेना है? 2 टाइम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पेन है तो इवन थ्राइस अ डे भी यूज़ कर सकते हैं। कितनी कोई quantity? इशू नहीं है, 1 टीस्पून इज़ इनफ। 1 टीस्पून? 1 टीस्पून सुबह शाम दोनों की सुबह डोज शाम- मिला के? नहीं, सुबह सुबह भी 1 टीस्पून। शाम अब 1 हम बात टीस्पून। कर रहे हैं जब हम आ रहे हैं जोड़ों के दर्द के अंदर। ठीक है। जब दूसरे हैंड पर अगर हम देखें तो बहुत हाइपोटेंसी के पेन किलर्स आप खा रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके कंपेयर में जब आएंगे तो हमें डोज फिर उसकी उसी लिहाज से ठीक है। अप्रोप्रिएट रखनी होगी। और आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, अपनी दवाइयाँ जो हैं उसको कंटिन्यू रखें और देखें आपको कितना रिलीफ मिल रहा है, और उसके बाद हमें फीडबैक भी दें और इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अली मलिक साहब, आज हमारे साथ रहे और हमने आज जोड़ों के दर्द के हवाले से बात की है। इस वक्त हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात आज के मेहमान के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से